साथियों नमस्कार। साथियों आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट जॉब्स के बारे में, जैसे आर्मी की जॉब्स हैं, यूपीएससी की जॉब्स हैं। मतलब आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे एक ऐसी जॉब जो बहुत कठिन है और एक ऐसी जॉब जो आसानी से, अगर आपका फिजिकल फिटनेस अच्छा है तो आसानी से मिल सकती है। दोनों कंडीशन है। एक ऐसी जॉब जो बहुत जल्दी मिल जाएगी, एक ऐसी जॉब जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। तो मैं आज आपसे, अगर आपको जल्दी जॉब की जो रिक्वायरमेंट है, जल्दी से जॉब चाहिए, तो इसके लिए सबसे जो 10th पास आउट जो बच्चा रहता है उसके लिए जो बेस्ट जॉब है, अच्छी सैलरी स्केल है, अच्छा जो है भत्ता वगैरह मिलता है, तो वो जॉब है आर्मी की जॉब। आर्मी में अलग अलग लेवल से जॉब रहती हैं, किस स्तर पर क्या जॉब रहती है। अगर मैं कहूँ कि 10वीं पास वाला जो बच्चा है वो भी आर्मी के लिए अप्लाई कर सकता है, तो 10वीं पास वाला जो बच्चा जो आर्मी के लिए अप्लाई करता है उसके लिए आज वो जो ड्यूटी होती है सैनिक सामान्य ड्यूटी, इसको कहते हैं जनरल ड्यूटी, जीडी के लिए भर्ती होता है बच्चा। ठीक है, इसके लिए शर्त क्या है, क्या योग्यता चाहिए इसके लिए? आपको लिए जनरल ड्यूटी करना है आर्मी में, उसके लिए शर्त क्या है? उसके लिए शर्त ये है कि आपके मैट्रिक जो है 10वीं में 45% होना चाहिए, और यदि शैक्षणिक स्तर इससे अधिक है तो ये परसेंटेज की आवश्यकता नहीं है। कुल मिला के आप समझ गए होंगे, अगर 45 से कम है, अगर आपके 40% है तो आपको 12th की आवश्यकता होगी। अगर आपके 45 से अबव परसेंटेज है तो आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो। किसके लिए? आर्मी की जॉब्स के लिए। समझ गए हो ना? यहाँ पर अगर आपके 10वीं में 45% है, 45 से ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट 10th की मार्कशीट काम में आ जाएगी। और 10th में अगर कम परसेंटेज है तो प्लस आप 12th ले लो। 12th में कितने भी परसेंटेज हो कोई दिक्कत नहीं है, आप सैनिक सामान्य ड्यूटी के लिए एप्लीकेबल हो। दूसरी चीज़ें, बच्चों को बहुत टाइम बाद मालूम पड़ता है कि हाँ हमें जॉब करनी चाहिए, जॉब की बहुत किल्लत रहती है। जब शुरुआत में क्या रहता है 17, 18, 20 साल तक तो बच्चों को समझ में नहीं आती कि क्या करें, बाद में कोशिश करता है लास्ट में जाते जाते। तो ये जो ओवर एज जो रहती है 23 ईयर रहती है, मतलब 17.5। जो आर्मी में पहली बार ये चीज़ है कि जो वयस्क नहीं है बंदा, 18 साल के बाद वोट डालने का अधिकार मिलता है, लेकिन आर्मी में उससे पहले 17.5 साल में भर्ती हो जाती है। ये बहुत बेस्ट है। तो 17.5 साल से 23 वर्ष किसी भी जॉब में नहीं होता। अदर जॉब जो भी सिविलियन जॉब होती है उनमें 18 साल कम से कम चाहिए ही चाहिए। आर्मी की जॉब ऐसी है जिसमें 17.5 साल में ही बंदा नौकरी करने लग जाएगा। समझ रहे हो? चलिए, इसके बाद आता है सैनिक तकनीकी में टेक्नीशियन की भर्ती होती है। टेक्नीशियन के लिए बेटा चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। ठीक है, वह अंग्रेजी इंटरमीडिएट 10+2 इंटरमीडिएट, मतलब आपका 12th पास आउट होना चाहिए, इनमें इन सब्जेक्ट में होना चाहिए। और ध्यान रखना किसी भी सब्जेक्ट में कृपांक नहीं होना चाहिए, कृपांक से पास नहीं होने चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना। एक चीज़ और होती है कि जैसे कि इन सब्जेक्ट में जो है कंपलसरी होती हैं, कि जो भी सब्जेक्ट जो इसमें होते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, कि मैथमेटिक्स जो होना चाहिए आपके, साइंस होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए। तो ये जो भी इसके जो कंपलसरी सब्जेक्ट रहते हैं वो कंपलसरी सब्जेक्ट पास होने चाहिए। कई जैसे स्टेट में एमपी में जो है बेस्ट 5 प्रोसेस चलती है। बेस्ट 5 प्रोसेस में बंदा मैथ्स में पास नहीं है लेकिन दूसरे 5 विषय में पास है तो उसको पास मान लिया जाता है, लेकिन वहाँ पर फिर रुक जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में जो कंपलसरी उनके जो सब्जेक्ट है उनमें पास होना जरूरी है। तो ये चीज़ होनी चाहिए, मतलब सभी विषय में मेरा मानना है कि सभी सब्जेक्ट में आप जो है 45% मार्क्स होना चाहिए, ये मान के चलिए आप। चलिए, सैनिक तकनीकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अंग्रेजी के विषयों के साथ 10+2 और 17.5 साल से 23 साल इसकी भी है। सैनिक क्लर्क या स्टोर कीपर, ये भी अच्छी जॉब है। इसमें विज्ञान, कॉमर्स, आर्ट जो भी होता है वो बंदा जो है इसमें पार्टिसिपेट करता है। इसके लिए जो है 50% चाहिए नंबर। ठीक है, 10+2 इंटरमीडिएट में, 12वीं में आपके 50% अंक होने चाहिए, और इससे अधिक शैक्षणिक योग्यता होने पर प्राथमिकता रहेगी। और इसमें भी एज जो है 17.5 से 23 साल तक है। कहाँ तक है? 17.5 साल से 23 साल तक इसमें भी आपकी योग्यता दे रखी है। समझ रहे हो? फिर आता है सैनिक नर्सिंग असिस्टेंट। सैनिक नर्सिंग असिस्टेंट मैं भी गया था देने के लिए, आर्मी के लिए अप्लाई किया था मैंने भी, और मैं भी अप्लाई करना चाहता था कि सैनिक नर्सिंग असिस्टेंट में हो जाए, ताकि वहाँ पर जो है मेडिकल डिपार्टमेंट में अपन काम करें। तो ये चीज़ थी, लेकिन उसके बाद मैं तो गया नहीं था, फर्स्ट टाइम गया था, और शायद मैं जो दौड़ लगाई जाती उसमें थोड़ा सा दूर रह गया था, मतलब सिलेक्ट नहीं हुआ था, मतलब
कुछ सेकंड कम पड़ गए थे ये कह सकते हैं, ठीक है, दौड़ नहीं पाया था। तो सैनिक नर्सिंग में मेरा ब्रदर गया था, छोटा कज़िन ब्रदर, बड़े पापा का लड़का, तो वो अभी आर्मी में ही है और वो वाला इस पोस्ट पर सैनिक टेक्नीशियन पोस्ट पर है अभी तो शायद उसमें प्रमोशन हो गया होगा, लेकिन सैनिक टेक्नीशियन से उसकी भर्ती हुई थी। सैनिक नर्सिंग असिस्टेंट 10+2 में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और अंग्रेजी, ये चीज़ें होनी चाहिए। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और अंग्रेजी, और जीव विज्ञान भी होना चाहिए, है ना। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, अंग्रेजी सहित विज्ञान विषय में कम से कम 50% अंक व प्रत्येक विषय में 40% अंक होना चाहिए, वापस हर सब्जेक्ट में। और ये भी ध्यान रखना कि आपको जो 40% अंक होने चाहिए, अगर किसी सब्जेक्ट में आपके 39 आ गए तो यहाँ से आप नर्सिंग के लिए बाहर निकल जाओगे। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, ये चीज़ें सब ध्यान रखनी पड़ती हैं। ओके, तो ये है। फिर है एक और है सर्वेक्षण स्वचालित मानचित्रकार भी होता है। उसके लिए मैट्रिक तथा 12वीं 10+2 गणित तथा विज्ञान में पास करने के पश्चात BA BSc गणित विषय सहित होना चाहिए। इसके लिए योग्यता बढ़ जाती है वापस, ठीक है, योग्यता मतलब योग्यता की उम्र बढ़ जाती है, 25 साल तक इसके लिए एप्लीकेबल है। तो ये मोटे मोटे तौर पर मैंने आपको जो है आर्मी में कोई जाने के इच्छुक हैं उन बच्चों के लिए थोड़ी सी हल्की सी ये जानकारी थी। और मैं मानता हूँ कि ये जो जानकारी आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये जो जानकारी है बच्चों के लिए काफ़ी काम की है। जो शुरुआत में उनको जानकारी नहीं होगी, किसी से लेने की जरूरत नहीं, आजकल तो गूगल यूट्यूब है, इस पर सारी जानकारी मिल जाती है, तो आपके लिए काम की जानकारी है। ओके, समझ गए हो। चलिए, अब इसके लिए जो आप भर्ती जो निकलती है, आर्मी की जो भर्ती निकलती हैं, क्या किया जाए भैया। तो इसके लिए ज्वाइन indianarmy.nic ये वेबसाइट है, उस पर जाके सर्च करना। समय समय पर इसके लिए वैकेंसी निकलती रहती है, जानकारी निकलती रहती है, इसकी एग्ज़ाम होती रहती है, लिखित परीक्षा होती है, इसका फिजिकल टेस्ट होता है और मेडिकल भी होता है अच्छे से, उसके बाद में ज्वाइनिंग होती है। तो इसमें 2 चीज़ें रहती हैं, एक तो लिखित परीक्षा। पहले के टाइम पे तो लिखित परीक्षा बहुत आसानी से हो जाता था सिलेक्शन, लेकिन अब जो है, अब थोड़ा जैसे जैसे समय निकल रहा है वैसे वैसे थोड़ा टिपिकल होता जा रहा है, क्योंकि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी तैयारी करके जाना पड़ता है जो रिटर्न एग्ज़ाम के लिए है। तो लिखित परीक्षा की भी अच्छी तैयारी करना है, प्लस फिजिकल भी होना चाहिए। फिजिकल द बेस्ट होना चाहिए, जो लंबाई ऊंचाई जो भी कूद दौड़ जो भी है, कितने टाइम में कितना दौड़ भाग करना, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। चलिए, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये मैंने बताया सामान्य कंडीशन में। अब थोड़ा आगे एडवांस लेवल पर चलते हैं। अगर आपको एडवांस लेवल में चलना है तो आपके लिए एक होती है नेशनल डिफेंस एकेडमी, NDA की एग्ज़ाम होती है। ये थोड़ी अच्छी एग्ज़ाम है, इससे थोड़ा ऑफिसर लेवल में भर्ती होती है। तो इसके लिए भी हर साल जो है सीटें निकलती रहती हैं। 300 सीटें निकलती हैं साल में 2 बार। अभी तो और ज़्यादा भी बढ़ गई हो सकता है। सेना में, वायुसेना में, नौसेना में ये निकलती सीटें, ठीक है। लगभग 300 निकलती है, 300 से ऊपर भी निकल सकती, कम ज़्यादा हो सकते हैं, हो सकता है अभी लेटेस्ट में और बढ़ा दी हो। इसमें भी 16.5 से 19, कितना कम एज है भैया। आपको NDA में जाना है तो 19 साल के बाद तो बंदा जा ही नहीं पाएगा। और कहाँ तक वाले को ले लेंगे, 16.5 साल वाले को ले लेंगे। शैक्षणिक योग्यता सेना हेतु 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। वायुसेना में, नौसेना हेतु भौतिक विज्ञान गणित विषय के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। 12वीं कक्षा भी उत्तीर्ण होना चाहिए। देखो शर्त, देखो 19 साल तो जस्ट यहाँ पर जो है लगभग 17-18 साल में तो बच्चा जो है 12वीं पास करता है। आपको 1 साल का कुल मौका मिल रहा है, 1 ईयर का मौका मिल रहा है NDA की एग्ज़ाम देने के लिए। मतलब प्लानिंग होनी चाहिए बिल्कुल, कि जैसे अब 10वीं के बाद अगर आपको NDA में जाना है तो NDA की कोचिंग वगैरह कैसे क्या लेते हैं, कैसे क्या सिलेबस है, सारी चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके थ्रू आप NDA में जा सकते हो, नेशनल डिफेंस एकेडमी में। अच्छी पोस्टें हैं। एक चीज़ और है, अविवाहित लेते हैं इनमें। विवाहित की तो कोई कंडीशन ही नहीं, बाद में आके शादी कर सकते हो जब आप वयस्क हो जाओ। 21 साल बाद का वैसे कानून है अपने इंडिया में, ठीक है, कि 21 साल के बाद लड़के को शादी करना है और 18 साल के बाद लड़कियों को। तो ये तो स्थिति होना पॉसिबल ही नहीं है, अविवाहित रहना है। सब अविवाहित हैं वही एप्लीकेबल है। प्रशिक्षण प्रारंभ होने के माह जनवरी में प्रशिक्षण शुरू होता है, इधर जुलाई में शुरू होता है। प्रशिक्षण एकेडमी NDA खड़गवासला पुणे में है और प्रशिक्षण अवधि NDA में 3 वर्ष। ऑफिसर की जॉब है, अच्छी जॉब है। तो NDA में 3 वर्ष तथा इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 1 वर्ष, मतलब 4 साल की तो आपको 4 ईयर की तो आपको ट्रेनिंग ही देंगे भैया। इसके लिए 4 ईयर ट्रेनिंग देंगे। एक और होती है इसी में NDA में 10+2 तकनीकी भर्ती स्कीम। तो कोर्स के आधार पर इसमें सीटें होती हैं 85, 2 बार निकलती साल में। मुख्य समाचार पत्रों में इसकी सूचना आती है, अप्रैल व सितंबर में निकलती है वैकेंसी। चयन के मापदंड इसमें भी वो का हुई है, 16.5 से 19 साल है।
और शैक्षणिक योग्यता ये दे रखी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से मैं कुल 70%। अब मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगा कि जो 10वीं के बाद में आर्मी में जाना चाहते हैं, अच्छी पोस्ट में जाना चाहते हैं, तो वो कम से कम साइंस तो पढ़ ले। ठीक है, जनवरी और जुलाई में इसका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ है। और इसके लिए प्रशिक्षण एकेडमी कहाँ पर, देहरादून उत्तरांचल में है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी है। प्रशिक्षण अवधि बेटा 5 साल से तो आपका ट्रेनिंग ही होता है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयार करते हैं। ठीक है, 1 वर्ष IA में तथा 4 वर्ष कैडेट ट्रेनिंग विंग्स CTWS स्थायी कमीशन। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, मतलब आपकी 5 साल की ट्रेनिंग है, ज़बरदस्त। ओके, तो मेरी बात को आप समझे होंगी। तो ये तो हो गया NDA के बारे में। NDA के बारे में बताया मैंने बताया आपको एक ये सामान्य आर्मी के बारे में कि इसमें जनरल सैनिक सामान्य ड्यूटी में भर्ती होती है, सैनिक तकनीकी में, सैनिक क्लर्क में, इनमें भर्ती होती है। इसके अलावा NDA के बारे में बताया। अब मैं आपको थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे से कहते रहते हैं कि सर जो है UPSC की तैयारी करना। ठीक है, UPSC, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा। सिविल सर्विसेज में डिफेंस सर्विसेज होती हैं अलग अलग। ठीक है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं में ये चीज़ें होती हैं। और अब बताता हूँ मैं आपको, बात करते हैं UPSC की, है ना, संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, UPSC द्वारा आयोजित परीक्षाएं, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाएं। तो आपको जो है इस जो UPSC की जो एग्ज़ाम होती है, इसके थ्रू आप क्या बन सकते हो, IAS बन सकते हो, IPS बन सकते हो। IAS, IPS, IRS ये जो है इसमें भर्ती होती है। तो संघ लोक सेवा आयोग सरकार की केंद्रीय एजेंसी है, जिसे केंद्र सरकार की विभिन्न सेवाओं में अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ध्यान रखना, दुनिया की सबसे टफ एग्ज़ाम है UPSC की, दुनिया की सबसे मोस्ट टफ एग्ज़ाम है। ठीक है, तो ये जो है यह आयोग हर साल सिविल सेवा परीक्षा के साथ ही विभिन्न अन्य महत्वपूर्ण सरकारी पदों के लिए भी परीक्षाएं आयोजित करता है। UPSC द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में उम्मीदवार को IAS, IPS आदि विभिन्न पदों पर भर्ती किया जाता है। परीक्षा का आयोजन पूरी तरह से अलग अलग चरणों में किया जाता है। 3 चरण होते भैया, एक तो प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है, सिविल सेवा मेंस और व्यक्तिगत परीक्षण एवं साक्षात्कार। व्यक्तित्व परीक्षण एवं साक्षात्कार मतलब एक तो आपको सिविल सेवा में जाने के लिए आपको 3 स्तर पर गुजरना पड़ेगा। एक तो प्रारंभिक परीक्षा, एक मुख्य परीक्षा और एक इंटरव्यू। 3 चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, तब जाके जो है बड़ी पोस्ट पर जा पाओगे। तो यह त्रिस्तरीय परीक्षा इस प्रकार है। सबसे पहले क्या होती है, प्रारंभिक परीक्षा। ध्यान से सुनना, प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, पहला पेपर, दूसरा पेपर। पहला पेपर क्या रहता है, जनरल स्टडी का होता है। सुन लीजिए, अगर आपको UPSC की प्रिपरेशन करना है तो पहला पेपर जनरल स्टडी का होता है। इस पेपर में कुल 100 प्रश्न होते हैं, जिसके कुल अंक कितने होते हैं, 200। इसे 2 घंटे में पूरा करना होता है। इस पेपर के अंकों को सिविल सेवा मेंस परीक्षा में जोड़ा जाता है। चलिए, दूसरा पेपर क्या है, ये बुद्धि क्षमता परखने, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ठीक है, जो क्लरिकल की तैयारी कर रहे हैं या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या जिनका रीजनिंग पावर बहुत अच्छा है, उनके लिए ये थोड़ा ईजी रहता है, एप्टीट्यूड टेस्ट है। लेकिन ये अलग ही पूरा, एक तरह से ये कह सकते हैं, इसमें अलग तरीके से सोचना पड़ता है। ठीक है, दूसरी एग्ज़ाम की तरीके से नहीं सोचना पड़ता है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए होता है। इस पेपर में 200 अंकों के कुल 80 प्रश्न होते हैं। 200 अंकों के कुल कितने प्रश्न होते हैं, 80 प्रश्न, जिसे 2 घंटे में पूरा करना होता है। इस पेपर को भी उत्तीर्ण करना जरूरी है। उम्मीदवार को इस पेपर में कम से कम 33% अंक प्राप्त करना आवश्यक है भैया। हालांकि मेंस परीक्षा में इस पेपर के अंक नहीं जोड़ते, मेंस में इसके अंक नहीं जुड़ेंगे। किसके जुड़ेंगे, इसके जुड़ेंगे। ध्यान रखना, मेंस इसके बाद होने वाली है। प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, उसके बाद मेंस के पेपर होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में नकारात्मक अंक की गणना भी की जा सकती है। प्रत्येक गलत जवाब पर हर प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों का 1/3 अंक सही उत्तरों के प्राप्तांकों में से कम हो जाता है। प्रारंभिक परीक्षा में विद्यार्थी अनुमान के आधार पर उत्तर नहीं दे सकते। मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं कि इसमें अनुमान के आधार पर उत्तर नहीं दे सकते, क्योंकि अनुमान के आधार पर आप उत्तर दोगे तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। आपने जो सही किया उसमें से कम पड़ जाएंगे नंबर। चलिए, अब इसके बाद जो प्रारंभिक परीक्षा तो हो गई, उसके बाद क्या होगा, जो सिविल सेवा के लिए प्रारंभिक परीक्षा होगी, उसके बाद क्या होती है बेटा, मुख्य परीक्षा होती है, मेन एग्जाम होती है सिविल सेवा की। तो मुख्य परीक्षा के लिए 9 पेपर होते हैं। कितने पेपर हैं, 9 पेपर। बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त एग्ज़ाम है।
प्रत्येक पेपर को हल करने के लिए 3 घंटे का समय दिया जाता है। इसमें से भाग ए हिंदी भाषा का होता है जिसके कुल अंक 300 और भाग बी अंग्रेजी भाषा का होता है जिसके कुल अंक 300 हैं। मतलब हिंदी अंग्रेजी कंपलसरी। इसके अतिरिक्त 7 पेपर होते हैं। इसके अतिरिक्त 7 पेपर होते हैं। 2 तो ये हो गए और 7 पेपर ये होंगे। देखिए 7 पेपर में पहला पेपर निबंध का, दूसरा पेपर भारतीय विरासत, संस्कृति, विश्व और समाज का भूगोल और इतिहास, तीसरा पेपर है शासन, संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, चौथा पेपर है प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन, पांचवा पेपर है नैतिकता, अखंडता और योग्यता, छठवां पेपर है पेपर 6 और पेपर 7 ऐच्छिक है, जो सब्जेक्ट अलग अलग लेते हैं बच्चे, किसी का जिसमें इंटरेस्ट हो, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री ले रहा है, कोई जूलॉजी बॉटनी ले रहा है, कोई पॉलिटिकल साइंस ले रहा है, कोई हिस्ट्री ले रहा है, ये ले रहा है, तो उसके लिए उन बच्चों के लिए ये ऐच्छिक विषय है। पेपर 6 और 7 क्या होते हैं बेटा? ऐच्छिक होते हैं। ऐच्छिक या वैकल्पिक ऑप्शन पेपर होते हैं जिसे अभ्यर्थी अपनी रुचि के अनुसार लेते हैं। मतलब जो ग्रेजुएशन में उन्होंने जिससे उन्होंने ग्रेजुएशन किया हो, जैसे किसी ने ग्रेजुएशन में उसके हिस्ट्री रहा, पॉलिटिकल रहा तो हिस्ट्री पॉलिटिकल ले लेगा, या उसका इंटरेस्ट किस में है। आजकल तो ये भी देखते बच्चे कि किस में ज़्यादा स्कोरिंग कर पाएँ, कौन सा पेपर ले ऑप्शनल में जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए। लेकिन ऑप्शनल में ले रहे हो उसके साथ साथ में इन पेपर का भी ध्यान रखा जाता है, इनको भी अच्छे से करना रहता है, क्योंकि ऑल ओवर सभी के नंबर से जो टोटलिंग रहती है उसके आधार पर मेरिट बनती है। ठीक है, जो टोटलिंग जो बनती है उसके आधार पर मेरिट बनती है, और जो मेरिट में रहते हैं उसी को जो वापस कहाँ पे इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया जाता है। लास्ट होता है साक्षात्कार। व्यक्तित्व परीक्षण भी हो जाता है और साक्षात्कार, व्यक्तित्व परीक्षण भी जरूरी है, पर्सनैलिटी टेस्ट भी जरूरी है इसमें, क्योंकि IAS बनने के लिए जा रहे हैं। साक्षात्कार में व्यक्तित्व परीक्षण 275 अंकों का होता है लास्ट में, ये भी बहुत मायने रखते हैं ये नंबर। परीक्षा का यह भाग मुख्य परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद ही आता है। अभ्यर्थी उस भाषा को वरीयता दे सकते हैं जिसमें वे साक्षात्कार करना पसंद करते हैं। मतलब आपको अंग्रेजी में साक्षात्कार देना तो अंग्रेजी में, हिंदी में देना हो तो हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आवश्यकता अनुसार UPSC अनुवादकों की व्यवस्था भी करता है। अगर जो इंटरव्यू लेने वाले, कंडक्ट करने वाले, अगर उनको नहीं आती भाषा तो उसके अनुवादक भी रहते साथ में। परीक्षा के इस चरण में प्राप्त किए गए अंकों को UPSC द्वारा मुख्य में प्राप्त अंकों के साथ जोड़ दिया जाता है, और जो जोड़ेंगे उसके आधार पर आपका जो है सिलेक्शन होगा। मेरी बात आप समझ गए होंगे। मतलब ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन थी आज के इसमें, तो मेरी बात समझे। जो UPSC की एग्ज़ाम होती है IAS IPS के लिए, उसके लिए मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी। इसके अलावा कुछ एग्ज़ाम और होती हैं, जैसे सिविल सेवा परीक्षा IAS के बारे में, IAS की जो परीक्षा होती है वो उसी के बारे में बता रहा, उसके लिए क्या क्या योग्यता चाहिए उसके बारे में है ये जो अपनों ने बात करी थी वही। तो यह वह परीक्षा है जिसके माध्यम से भारतीय नागरिक सेवाओं के लिए अधिकारियों का चयन किया जाता है। इसके माध्यम से योग्य उम्मीदवारों को विभिन्न सेवाओं, वो की वही बात है, IAS IPS IFS IRS सभी में सरकारी सेवाओं में उनके अंकों और रैंकिंग के अनुसार भर्ती किया जाता है। शैक्षणिक योग्यता समझ रहे हो ना, ये सारी चीज़ें किसके थ्रू होती है भर्ती? जो UPSC की एग्ज़ाम होती है उसके थ्रू ही होती है। अब देखिए शैक्षणिक योग्यता, CAC के लिए उम्मीदवार को इस पद पर परीक्षा देने के लिए कम से कम स्नातक होना अनिवार्य होता है। ठीक है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो होती हैं, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, इसके लिए क्या अनिवार्य योग्यता? आपको ग्रेजुएट होना आवश्यक है, स्नातक होना आवश्यक है। आप ग्रेजुएट नहीं हो, 12वीं पास हो तो नहीं दे सकते। तो सबसे पहली शर्त क्या है? मतलब 12वीं के बाद ग्रेजुएशन करने के साथ साथ आप प्रिपरेशन कर सकते हो। मेरी बात समझे। आयु एवं प्रयासों की संख्या, सारी चीज़ें दे रखी हैं। UPSC द्वारा परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा पूर्व निर्धारित है। विभिन्न श्रेणियों में उम्मीदवारों की आयु में छूट और प्रयासों की अधिकतम संख्या भी निर्धारित है। देखिए बेटा, इसमें ये जो आयु है, एक चीज़ और यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ये जो अलग अलग के लिए अलग अलग चांस रहते हैं। जैसे जनरल कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनके लिए 4 बार दे सकते हैं, 5वीं बार नहीं दे सकते, 4 प्रयास काफ़ी है। OBC के लिए 7 बार, और SC ST के लिए जो होता है कोई सीमा नहीं, कितनी बार एग्ज़ाम दे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एज लिमिटेशन लास्ट में ये रहता है। सामान्य के लिए 21 वर्ष, अधिकतम 30 वर्ष हैं। OBC के लिए 21 वर्ष, अधिकतम 33 वर्ष, मतलब 3 साल की छूट दे रहे हैं। इसके लिए 21 वर्ष, अधिकतम 35 वर्ष से 5 साल की छूट दे रहे हैं। और दिव्यांगता अधिकार विधेयक के मापदंडों के अनुसार दिव्यांग श्रेणी में आने वाले व्यक्ति को 10 वर्ष तक की छूट रहती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं इसमें। तो ये है इसके लिए IAS के लिए। वापस अगर बात करें IPS के लिए, ये है IPS के लिए।
बहुत बढ़िया, ये भी जानकारी होनी चाहिए सभी बच्चों को आपको। चलिए, पुलिस सेवा के लिए थोड़ा सा जो आईपीएस की जो जॉब निकलती, भारतीय पुलिस सेवा ड्रीम जॉब है, ज़बरदस्त जॉब है। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस भारत सरकार की 3 अखिल भारतीय सेवाओं में से एक है। सेवा का गठन वर्ष 1948 में किया गया था। कब किया गया था? 1948 में। आईपीएस के लिए कैडर नियंत्रण प्राधिकरण गृह मंत्रालय में होता है। आईपीएस मतलब भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी अपनी जिम्मेदारी का वहन करते हुए राज्य और केंद्र के लिए कार्य करता है। उनका प्राथमिक कर्तव्य जनता के बीच शांति बनाए रखना। आईपीएस अधिकारी कानून और व्यवस्था को अधिक महत्व देता है, जिसमें मुख्य तौर पर अपराध का पता लगाना और उसे रोकना, यातायात नियंत्रण, दुर्घटना की रोकथाम और प्रबंधन आदि जैसे काम करने के अवसर प्राप्त होते हैं। उनकी मुख्य भूमिका भारतीय खुफिया एजेंसी जैसे अनुसंधान और विश्लेषण, ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, केंद्रीय जांच ब्यूरो, आपराधिक शाखा नेतृत्व की कमान, इन सभी में जो है ड्यूटी रहती है इनकी। सीबीआई में भी जाते हैं आईपीएस वाले, वही लोग रहते हैं जो मेन बॉस रहते हैं वो। शैक्षणिक योग्यता दे ही रखी है, क्या है इसके लिए? स्नातक होना आवश्यक है। आयु एवं प्रयासों की संख्या दे रखी है, तो आयु और प्रयासों की संख्या बेटा आईपीएस के लिए ये चीज़ें दे रखी है। आईपीएस के लिए, वो आईएएस के लिए थी या आईपीएस के लिए 21 वर्ष से 30 वर्ष है इसमें। और इसके लिए जो दे रखा है 7 बार का प्रयास है जनरल के लिए, आईपीएस के लिए। आईएएस बनना है तो 4 साल से ज़्यादा नहीं है। ओबीसी के लिए ये 33 वर्ष तक हैं, 9 बार हैं प्रयास, और इसके लिए 5 वर्ष, कोई सीमा नहीं है ना, कोई सीमा नहीं, जब तक देना चाहो तब तक आप दे सकते हो इसकी, ठीक है। और ये चीज़ें हैं, तो मेरे हिसाब से आपको जो है समझ में आई होगी सारी चीज़ें। मैंने जो इस वाले लेक्चर में जो है कुछ सिविल सर्विसेज, डिफेंस सर्विसेज के बारे में आज चर्चा करी, और यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में बताया कैसे क्या यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट होती। पहले अपनों ने ये जानकारी देखी, फिर यूपीएससी के अंतर्गत 2 एग्ज़ाम जो मुख्य अपनों ने बात करी कि आईएएस आईपीएस के लिए क्या क्या शर्तें हैं, वो चीज़ें देखी। आईएएस और आईपीएस के लिए क्या क्या शर्तें हैं, बाकी जो इनमें सिलेक्शन प्रोसेस रहता है उसमें 3 स्टेप रहते हैं। पहली है प्रारंभिक परीक्षा, दूसरी मुख्य परीक्षा, और तीसरा होता है इसमें इंटरव्यू, साक्षात्कार। तो ये चीज़ें आपको मालूम पड़ी। बहुत अच्छा जो लेक्चर था ये। और एनडीए में जाना हो तो भी जा सकते हो, आर्मी में जाना हो तो भी जा सकते हो। तो साथियों, इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, छात्रों को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा और डिस्कस कीजिएगा, बड़ी बड़ी बातें कीजिएगा। मज़ा आएगा कि यार इसमें ये चीज़ होती है, अपने को ये करना चाहिए, क्या इस फील्ड में जाए, क्या इस फील्ड में जाए, मतलब एनालिसिस अच्छा होना चाहिए। और अगर आपका अच्छा एनालिसिस होगा तभी आप अच्छे से मेहनत कर पाओगे और तभी आपको अपनी मंजिल मिल पाएगी। ओके साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।